है जिसमें कोई कैप ही नहीं है, अनलिमिटेड। उस H1B। फ्रेंड्स देखिए आज कितना अच्छा मौसम हो रहा है और ऐसा हम लोगों के साथ बहुत ही कम होता है। हम जब बाहर निकलने वाले हों और मौसम एकदम शानदार हो। एंड लकीली इस वीकेंड पे एकदम बढ़िया मौसम है, चमकदार धूप निकली हुई है और ठंड इतनी कम है कि आप एक पतली सी हुडी पहन के निकल जाओ। और दौड़ना है तो फिर तो वो भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने टी शर्ट में दौड़ो। आज हम लोग निकले बाहर एंड थोड़ा सा फ़न करके आते हैं। सोचा आप लोगों के साथ फ़न करते हैं तो मज़ा आता है, तो चलिए रिकॉर्ड भी करते चलते हैं। और ये अब हम आ गए अपनी फेवरेट जगह पर, जहाँ पर बहुत सारी आपको ऐसे फिजिकल एक्टिविटी होते हुए दिखेगी। आज मौसम अच्छा है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी भीड़ होनी चाहिए, नहीं लोग खेल कूद रहेंगे। ऑल्दो जगह इतनी बड़ी है कि यहाँ भीड़ तो नहीं हो पाती है। इसका नाम है दोस्तों हनी गो रन रीजनल पार्क। चलो भैया हनी गो रन रीजनल पार्क में आ गए हम लोग। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग? भाई हम लोग आ चुके हैं अपनी फेवरेट जगह पर। पुलिस जा रही है बहुत सारी, किसने जा रही है पता नहीं। तो अक्सर लेकिन जब यहाँ भैया पुलिस आती है तो बड़ी एकदम आनन फानन ऐसे, अगर आपके पीछे ना तो काइंड ऑफ अगर नए हो तो हाथ पैर फूल जाते हैं। मतलब कि आपका बीपी एकदम बढ़ा देता है वो सायरन। बिल्कुल। अरे मुझे याद है कि पहली बार जब मैं लाइसेंस के बाद, ऑल्दो मैं यहाँ काइंड ऑफ मैं काफ़ी कार ड्राइव की हुई थी, सो ड्राइव करने के बाद भी जब मैं पहली बार लाइसेंस मिलने के बाद ड्राइव करने निकला, इत्तेफाक से ऐसे ही टाउट करते हुए मेरे पीछे काइंड ऑफ गाड़ियाँ आई और मुझे लगा कि मैंने आज ऐसा क्या पहली बार में ही कर दिया कि गाड़ियाँ इतनी लगे। सो यूजुअली होता है कि आप साइड से हो जाते हो, फिर वो मैं जैसे ही साइड से हुआ तो गाड़ियाँ फिर आगे निकल गई मुझे छोड़कर। तो मुझे देन थोड़ी मैंने चैन की सांस ली, मुझे लगा पहले ही दिन ही काम हो गया कुछ। एनीवेज तो आज हम आ गए अपनी फेवरेट जगह पर आज घूमने। यहाँ पर बहुत सारे हम बातचीत करेंगे, हैं कुछ अच्छे डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ। और हमारे दोनों छोटू जो है हा ये देखो खुले तितलियाँ हो गई अभी यहाँ पर आके। पार्क रूल्स एंड रेगुलेशन भी लिखे हैं, देखो यहाँ पर क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, हम भी देख लेते हैं। तो इस मौसम में ये कि पाइन ट्रीज ही हैं जो ऐसे हरे हरे दिखते हैं, अदरवाइज सारे पौधे सूख जाते हैं। मायशा, what kind of trees these are, beta? Coniferous trees. Which one? Coniferous trees. The top trees. Slowly. No, first me. Coniferous trees or pine trees. Okay. Coniferous trees or pine tree. Okay. So what is special about these trees, Maisha? Well, You can remove your mask. they do have needles. हाँ चल के बैठे हो, जो बेंच पड़ी है। हाँ Someone go on the bench. ये लोग अपने दौड़ भाग करते रहेंगे, हम लोग थोड़ा सा बैठ जाते हैं वहाँ। Sitting. Really? Wait, I can make music with this. Okay, you are a musician. Papa, watch me. Watch me. Get up. And don't touch anything. And here. Wait, let me have it done. आज का मौसम कितना एकदम बेहतरीन है, नहीं? अच्छी बात है, ठंड भी ज़्यादा नहीं है धूप के साथ साथ। हाँ अच्छा ये बताओ, आजकल देख ही रहे हो तुम कि यार H1B का कितना शोर शराबा, कुछ ना कुछ नया आता रहता है। रिसेंटली कुछ लोगों ने ऐसे जैसे सवाल किया था कि जो H1B के नए रूल आए हैं, तो क्या लगता है ये नई गवर्नमेंट हटा सकती है ये रूल अगर आई तो? चाहे तो हटा सकती है बिल्कुल, और मुझे लगता है इस पर अभी काफ़ी लॉ सूट्स भी होंगे। क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि वो USCIS की वेबसाइट पे भी आ गया है, जो एक गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, फेडरल रजिस्टर है या USCIS है, उनके वहाँ भी ये चीज़ पब्लिश हो गई है कि ऐसा होने जा रहा है। अगर जो बाइडेन ये रूल नहीं हटाते हैं या फिर कोई इस पर लॉ सूट नहीं आता है तो ये रूल रह ही जाएगा। ये जो भी बिल है ये रह जाएगा। अच्छा लेकिन इसमें H1B में एक कैटेगरी ऐसी है जो कि उन पर ये रूल लागू नहीं होगा, जो कि जिसमें कैप एग्जम्प्टेड जो होते हैं, कि सपोज एज फार एज आई नो कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोगों को ना पता ही नहीं है कि विदाउट कैप भी H1B वीज़ा होते हैं। हाँ क्योंकि आप देख लो, आप जब हम इंडिया में थे या जैसे भी आप जब भी न्यूज़ में पढ़ते हैं, ऑल दोज न्यूज़ आर अबाउट कैप्ड H1Bs, जो मोस्ट कॉमन लोगों को पता है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि बिना
ये कैप के भी जैसे होता है ना कि भाई 85,000 H1Bs हर साल इशू किए जाते हैं, बट इससे कहीं ज़्यादा H1Bs इशू किए जाते हैं। 85,000 बिलोंग्स टू ओनली वन कैटेगरी जिसमें लिमिट है, नंबर लिमिट है, जिसको आप कहते हैं कैप्ड H1Bs। दूसरा जो होता है जिसमें कोई कैप ही नहीं है, अनलिमिटेड, उस H1B वीज़ाज के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि उन पर ये कोई रूल लागू नहीं होते हैं। तो जो ये यूनिवर्सिटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो देती हैं, राइट? हाँ, जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जब किसी एम्प्लॉय को हायर करती हैं तो विदाउट कैप जो H1B वीज़ा कैटेगरी होती है उसमें करती है। दैट इज कॉल्ड कैप एग्जाम H1B। सो बेसिकली ये जो भी सोशल कॉजेज़ के लिए जो किए जाते हैं जिससे कि सोसाइटी को फ़ायदा होने वाला है, राइट? कोई पैसा कमाने वाली बात नहीं है, उसमें जो H1B दिया जाता है वो एग्जेम्प्टेड है, वो उसमें कोई कैप नहीं होती है। एंड दूसरा फ़र्क ये है कि वो जो H1B के पिटिशन होते हैं वो साल में किसी भी दिन फाइल किए जा सकते हैं। जैसे उसका अच्छा कोई टाइम नहीं है, कोई कि अप्रैल में पिटिशन फाइल होना है या कुछ ऐसा, वही। लेकिन जितनी भी ये कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रियल जो जॉब्स होती हैं, इनका टाइम है, तो इनका वही रूल फॉलो होता है कि 1 अप्रैल को इनके पिटिशन फाइल किए जाते हैं, राइट? तो ये सारे रूल्स जो भी आते हैं वो भी उन्हीं पर ही लागू होते हैं। अच्छा, जॉन्स हॉपकिंस में कैसा है? जॉन्स हॉपकिंस नए लोगों को H1B देता है क्या? ऐसे इंडिया से हायर करता है? हाँ, J1 पर भी हायर करता है, H1B पर भी हायर करता है, बट अगर पोस्ट डॉक्स आ रहे हैं, रिसर्च फेलोज आ रहे हैं तो J1 पर ही आते हैं। J1 पर ही आते हैं। लेकिन मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी देखी हैं, कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कि जो सीधे सीधे ही H1B पे बुला लेती हैं। जैसे कि हमारा एक फ्रेंड आया था, राइट? कि वो सीधे एक नहीं, एक से ज़्यादा, 1-2 लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो आए H1B पर थे लेकिन एज अ रिसर्चर आए थे। तो उसका कोई फ़ायदा नुकसान ये होता है। फ़ायदा ये है कि वो साल की कभी भी फाइल किए जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वो कैप नंबर ऑफ लिमिटेड नहीं है, जितने चाहो उतने हो आपका नंबर कोई लिमिटेशन के अंदर नहीं आ जाता है फिर। नुकसान सबसे बड़ा ये है कि उसमें जो वेज होती है, जो सैलरी देते हैं ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत कम देते हैं, क्योंकि ये टैक्स बेस उस पर फंडेड रहती है गवर्नमेंट से मोस्टली, राइट? क्योंकि इनको गवर्नमेंट फंडिंग काफ़ी मिलती है, हमेशा इनके बजट कम ही होते हैं, नॉन प्रॉफिट होती हैं, उसके बेसिस पे सैलरी बहुत कम मिलती है, वेज कम है मतलब। लेकिन फ़ायदा ये है कि आपको अगर इन्होंने H1B फाइल किया है तो मिलना ही मिलना है, 100%। तो अगर आपको अमेरिका में एंट्री मारनी है और आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन H1B फाइल कर रही है तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, मतलब आराम से हो जाता है। वेरी गुड, ये अच्छा है। लेकिन वो ये मिलने वाली बात है, मिले या नहीं मिले, क्योंकि मोस्टली वही रिसर्च फील्ड में काफ़ी मिलता है, ये हमारी फील्ड जो है रिसर्च में काफ़ी है। बट जैसे कोई इंजीनियर अगर आ रहा है ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी मिलता होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे हॉपकिंस जो है, जैसे मैं जॉन्स हॉपकिंस का ही एग्जांपल दूं तो वो इंजीनियर्स को भी हायर करते हैं। भाई आप इंजीनियरिंग में भी रिसर्च फेलो बन सकते हैं, ऊपर से उनकी जो इतने सारी IT सेल्स होती हैं, जॉन्स हॉपकिंस की IT सेल इतनी बड़ी है, उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर किया जाता है तो वो H1B पर ही किया जाता है, लेकिन वो विदाउट कैप वाली कैटेगरी हो जाती है क्योंकि हॉपकिंस ने फाइल किया है, राइट? अच्छा, दोनों की लिमिट एक ही है, टाइम ड्यूरेशन जो होता है कि बोलते हैं पहले 3 साल और फिर 3 साल एक्सटेंशन। बिल्कुल बिल्कुल, 6 years एट द मैक्स। चलो, और दूसरी बात ये भी कि यूनिवर्सिटी जो होता है कभी कभी हेल्प भी करा देती हैं ग्रीन कार्ड में। अच्छा, हाँ, अगर वो यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाती हैं आपका ग्रीन कार्ड, तो उसे कहते हैं EB1B कैटेगरी, जिसमें थोड़ा सा आसान पड़ता है। एक्चुअली जो हमने किया था वो था EB1A कैटेगरी, जिसमें कि आप सेल्फ स्पॉन्सर करते हो, और EB1B जो होता है उसमें आपका जो एम्प्लॉयर है, ये सपोज यूनिवर्सिटी है, वो आपके लिए ग्रीन कार्ड फाइल करती है, लेकिन वो है और भी उससे ज़्यादा चांसेस और बढ़ जाते हैं। एक्चुअली सबसे मुश्किल है EB1A कैटेगरी, जिसमें आपको प्रूव करना होता है कि आपके ग्रीन कार्ड पर लिख कर आता है, राइट? हाँ, उस मेरे ग्रीन कार्ड पर लिखा हुआ है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी की साइंटिस्ट हूँ। इट्स अ प्रूफ। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि EB1B क्या है, एम्प्लॉयर कहता है तो वैसे ही चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि एम्प्लॉयर को चाहिए, तो उससे। लेकिन EB1A आपको खुद प्रूफ करना है कि आप इस लायक हो और उस वर्थ के हो कि US में रह के US को फ़ायदा करने वाले हो, राइट? बहुत ही कम होते हैं जो
इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि EV1B में करती हैं। बहुत कम। हाँ, हमने जो कुछ ही देखे हैं। हमारे बहुत फ्रेंड्स में भी अगर हम सर्कल देखें अपना तो बहुत ही चंद लोग ऐसे हैं, चंद। कहाँ हैं बच्चे, कहाँ हैं अपने? बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, दूसरी फैमिली आ गई है, उनके भी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अरे हाँ देखो, एक तो अलीदा से भी छोटा लग रहा है, एक छुटकू। What are you doing? Playing. मायशा, Come on, Maisha. Are you enjoying? Yes. And Aliza wants me to race. See that boy is riding without training wheels. You have to A do little training boy. of that level. यस। So दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हमने आपको यही दिखाया यार कि मौसम बहुत अच्छा था, तो हमने सोचा क्यों ना आपकी भाभी जी के साथ एक डिस्कशन कर दिया जाए। और डिस्कशन क्योंकि ये इस बारे में काफ़ी कुछ जानती हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, और जो ये विदाउट कैप का जो H1B वीज़ा होता है बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है हमेशा उसी के बारे में बात करते हैं कि IT से लोग आते हैं, टेक कंपनीज़ में आते हैं, तो वो लॉटरी के थ्रू आया करते थे, जो कि अब सिस्टम शायद चेंज हो जाएगा। लेकिन ये नॉन कैप वाला जो यूनिवर्सिटीज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। तो हमने सोचा कि चलो आपस में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन के ज़रिए जो है इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि यार आप लोगों को ये हमारा जो डिस्कशन था, इनके थ्रू जो आपको जानकारी मिली, आपको हेल्प करेगी, और अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। Aliza is not a baby.